वेलकम बैक। ब्रेक से जाने से पहले हम बात कर रहे थे ओकुलर एनाटॉमी की। डॉक्टर नीलम अस्थाना ने आपको बताया कि आइज की 3 लेयर्स होती हैं, और एम्ब्रियोलॉजी के बारे में भी बताया, कैसे डेवलपमेंट होता है जब बच्चा पेट में होता है तो आई का कैसे डेवलपमेंट होता है। टीयर फिल्म के बारे में भी बताया। उसी को जारी रखते हैं हम आगे और आइज के स्ट्रक्चर के बारे में बताएं। मीनवाइल मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि जब अगर लास्ट के 5 मिनट में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिएगा, या बीच में अभी शुरू में अगर आपके पास अगर आपने कुछ सोचा हुआ कोई ऐसी चीज जो है जो कि आपके समझ में नहीं आई, अगर वो चीज कवर करना चाहते हैं तो उसको हम डिटेल में कवर कर सकते हैं, या आप हमारे को फैक्स कर सकते हैं। मैं एक बार सबसे फिर रीजनल सेंटर पे जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, या हमारे आरडीज बैठे हुए हैं, या हमारे प्रोग्राम इंचार्ज बैठे हुए हैं, या अकाडमिक काउंसिल बैठे हुए, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें, और अगर कोई चीज ऐसी चीज है जो समझ में नहीं आ रही या कोई चीज और एक्स्ट्रा चाहते हैं तो उसके बारे में हमारे जरूर बताएं। तो डॉक्टर नीलम अस्थाना, आप जब हम ब्रेक पे गए थे तो आप बात कर रहे थे एंटीरियर चैम्बर की और पोस्टीरियर चैम्बर की, तो आप हमारे स्टूडेंट्स को बताएंगे कि एंटीरियर चैम्बर पोस्टीरियर चैम्बर क्या होता है। स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक। एंटीरियर चेम्बर एंड पोस्टीरियर चेम्बर, जिनको हम इन शॉर्ट एसी और पीसी के, जब भी हम लोग जल्दी आई के बारे में डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो अक्सर फुल फॉर्म यूज नहीं करते हैं। तो एसी एंड पीसी, एंटीरियर चेम्बर एंड पोस्टीरियर चेम्बर। एंटीरियर चेम्बर में एंटीरियरली इज द कॉर्निया, और इसके पीछे यानी कि पोस्टीरियरली इट इज सराउंडेड बाय और बाउंडेड बाय आइरिस एंड लेंस डायफ्राम। जो पोस्टीरियर चेम्बर है उसमें आइरिस और लेंस एक तरफ है और एक तरफ सिलरी बॉडी है, पीछे की साइड में विट्रेस है। ये पोस्टीरियर चेम्बर की बाउंड्रीज हो जाती हैं। आपको मैं एक डायग्राम में नेक्स्ट में एक डायग्राम दिखाती हूँ। इस डायग्राम को आप देखें। इसमें एक्वस ह्यूमर का जो मोटा मोटा फ्लो है वो कहाँ से है, देखिए यहाँ से सिलरी बॉडी, ये पार्स प्लाना, ये वाला पार्ट है, ये पार्स प्लाइकेटा है जिसमें ये सिलरी प्रोसेसेस हैं। ये ब्लू कलर से हम आपको एक्वस ह्यूमर दिखा रहे हैं। ये सिलरी प्रोसेस से सिक्रीट होके इस पार्ट में आया। ये लेंस, ये आइरिस का बैक पोर्शन, ये है पोस्टीरियर चेम्बर। अब एक्वस ह्यूमर पहले इसमें कलेक्ट होगा आफ्टर द प्रोडक्शन, फिर ये देखिए यहाँ से निकलता हुआ ये प्यूपिल के थ्रू आया एंटीरियर चेम्बर में, और एंटीरियर चेम्बर में ये पूरे में फैलता है, सर्कुलेट करता है, और फिर जहाँ ये कॉर्निया और आइरिस मिलते हैं इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एंटीरियर चेम्बर। इस एंगल में एक छन्नी या फिल्टर या आप उसको बहुत हल्के छोटे छोटे छेदों वाला ट्रेबेकुलर मेशवर्क इज द नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ट्रेबेकुलर मेशवर्क जो एक छन्नी जैसा होता है जिसमें से फिर ये फिल्टर होते पास हो जाता है, और स्क्लेरा में फिर ये इस तरह से ब्लड वेसल्स में वीनस सर्कुलेशन में लौट जाता है। फिर से बता देती हूँ, आइरिस प्रोसेसेस में जो ब्लड फ्लो कर रहा है तो आर्टीरियल साइड से एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन हुआ, सिलरी प्रोसेस से निकल के पोस्टीरियर चेम्बर में आया, इस रास्ते से होता हुआ प्यूपिल के थ्रू एंटीरियर चेम्बर में आया, और एंगल ऑफ एंटीरियर चेम्बर से ये ड्रेन हो जाता है इनटू द वीनस सर्कुलेशन। इसमें आप ये देखिए, ये स्ट्रक्चर्स अभी आप फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे कैसे सर्कुलेट करता है, स्लेम्स कैनाल क्या होती है, आपको वेन क्या होती है, ये आपको और डिटेल में जब इसका सर्कुलेशन आप पढ़ेंगे तो समझेंगे। लेंस जो हमारी आई में रिफ्रैक्शन के लिए दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि जो 20 डायप्टर की पावर रखता है ऑन एन एवरेज। ये ट्रांसपेरेंट है, बाइकॉन्वेक्स होता है, और आइरिस और विट्रियस के बीच में ये सस्पेंडेड रहता है विद द हेल्प ऑफ जोन्युलर लिगामेंट्स। इसका मेन फंक्शन रिफ्रैक्शन है और अकोमोडेशन, यानी कि जब हम दूर से देखते हुए कोई पास की चीज फोकस करते हैं तो हमारे लेंस में उसकी जो शेप है वो चेंज होती है, और हमारी पास की फोकसिंग के लिए लेंस अपनी पावर को इस बहाने से बढ़ा लेता है ताकि वो जो चीज पास फोकस करनी है हमें उसको भी रेटिना पे ही फोकस कर लेता है। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं, एक कैप्सूल है, एक कॉर्टेक्स है, और बिल्कुल सेंट्रल पोर्शन इसका न्यूक्लियस होता है। सिलरी बॉडी जो 360 डिग्री चारों तरफ है, वहां से ये जोन्युलर लिगामेंट्स लेंस में बाहर कैप्सूल में अटैच होते हैं और वो उसको एक पोजीशन में सस्पेंडेड रखते हैं
तो आप ये समझ सकते हैं कि लेंस किसी जगह फिक्स नहीं है, ये कुछ फाइबरस जोनुलर लिगामेंट्स के जरिए से सेंटर में लटका सा रहता है और सब तरफ से सपोर्टेड है। तो अगर जोनल किसी भी एक एरिया में कमजोर हो जाए या टूट जाए, लेंस किसी तरफ को खिसक जाएगा। तो अब आगे जब आप डिजीज वगैरह पढ़ेंगे तो लेंस सब डिसलोकेट हो गया, इसका लेंस पिपुलरी एरिया में है ही नहीं या सबलेक्सिएट कर गया। इसका मतलब क्योंकि लेंस एक जगह फिक्स नहीं है, जोनुलर लिगामेंट्स की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है कि उसको सेंटर में ही पोजीशन रखें और चारों तरफ से उसको सिलेरी बॉडी से अटैच रखते हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे जो जस्ट बिहाइंड द पीपल रहता है। न्यूक्लियस जो है जब डेवलप होता है तो इट गोज थ्रू वेरियस स्टेजेस। एम्ब्रियो में जो न्यूक्लियस है वो एम्ब्रियोनिक होता है, उसके बाद ये फीटल न्यूक्लियस बन जाता है, उसके बाद इसमें इन्फेंटाइल न्यूक्लियस आता है और बाद में ये अडल्ट न्यूक्लियस हो जाता है। इस डायग्राम में आपको कैटरेक्टस चेंजेस ओपेसिटीज दिखाने के जरिए से हम आपको डायग्राम समझाते हैं कि ये जो बीच का पार्ट है, क्योंकि क्लियर होगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, ये न्यूक्लियस पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये कॉर्टेक्स का है और ये कैप्सूल है। मतलब ये लेंस के पार्ट्स होंगे। हाँ, अगर हमने लेंस को एक वर्टिकल सेक्शन में काट के देखें हम तो ये लेंस के जोन्स हैं, अलग अलग या पार्ट्स हैं। इसमें ओपेसिटी दिखाते हुए हम पार्ट समझाना चाह रहे हैं। अगर ओपेसिटी नहीं हो तो लेंस एकदम क्लियर है तो समझना मुश्किल होता है, डायग्राम में आप दिखा नहीं पाएंगे क्या है। तो हम कैटरेक्ट के जरिए से ये बता रहे हैं कि ये अलग अलग जोन्स हैं। ये न्यूक्लियस का पार्ट है, ये कॉर्टेक्स है जो न्यूक्लियस के आगे भी है पीछे भी है। तो आपके पास एंटीरियर कॉर्टेक्स भी है, पोस्टीरियर कॉर्टेक्स है, आपके पास एंटीरियर कैप्सूल है और पोस्टीरियर कैप्सूल है। इस डायग्राम में बड़ा क्लियर है कि बाय कॉन्वेक्स होने के बावजूद लेंस के आगे का हिस्सा ज्यादा कर्व्ड है और पीछे का हिस्सा ज्यादा फ्लैटेंड है। ये एक फोटोग्राफ आप देखें, इसमें इस आई में प्यूपिल क्लियर है तो कैसी ब्लैक सी दिखती है रिफ्लेक्स प्यूपिल का, और इस आई में कैटरेक्ट होने की वजह से इसकी प्यूपिल जो है वो व्हाइट रिफ्लेक्स दे रही है। इसको हम व्हाइट प्यूपिलरी रिफ्लेक्स कहते हैं। और टॉर्च से देखने पे ये क्लियर प्यूपिल मतलब लेंस क्लियर है, और प्यूपिल में अगर व्हाइट व्हाइट दिखता है इसका मतलब लेंस में ओपेसिफिकेशन है, इसको हम कैटरेक्ट कहते हैं। रेटिना जो हमारी इनर मोस्ट कोट है, दिस इज न्यूरोसेंसरी, इट इज वेरी थिन एंड ट्रांसपेरेंट। रेटिना की एक्सटेंशन मैंने भी आपको बताया कि पार्स प्लेना जिस पॉइंट पे खत्म हो जाता है उसे हम ओरा सेरेटा कहते हैं, ठीक वहीं से रेटिना स्टार्ट होती है और आई बॉल को इनसाइड से अंदर से लाइन करती है ये, और ऑप्टिक डिस्क पे जाके खत्म होती है क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट है, वहां से वो फाइबर्स बाहर निकलते हैं। तो सब तरफ से 360 डिग्री अगर आप देखें तो रेटिना सब तरफ से आती है। अगर ये मॉडल में इनको दिखा सके तो कैन यू फोकस हियर, ये मॉडल जरा सा मॉडल पे जो रेटिना है वो सब तरफ से आ रही है ओरा से स्टार्ट होके, और यहाँ पे अल्टीमेटली जो आपका ऑप्टिक डिस्क है या ब्लाइंड स्पॉट है वहां से फाइबर्स बाहर निकलते हैं और ये रेटिना पूरी इसको ओरा से लेकर के और ऑप्टिक डिस्क तक एक्सटेंड करती है। दिस इज 360 डिग्रीज। रेटिनल नर्व फाइबर्स के बारे में व्हेन दे जॉइन टुगेदर, तो हर तरफ से जो फाइबर्स निकल रहे हैं अल्टीमेटली हर सेल से एक फाइबर निकलेगा और वो ज्वाइन करके ऑप्टिक नर्व बनाएगा, वो ऑप्टिक डिस्क से बाहर निकल जाती है। तो डिस्क से जो है ऑप्टिक नर्व बाहर निकल रही है, ये यहाँ पे डिस्क है ये, और ये नर्व बाहर निकल रही है, आई के बाहर चली गई। तो इसको हम अगर बंद कर देते हैं तो ये इस तरह से नर्व बाहर निकल गई। जो रेटिनल नर्व फाइबर्स ज्वाइन करके ऑप्टिक नर्व बनाते हैं, द फंक्शन ऑफ ऑप्टिक नर्व इज इम्पल्स टुवर्ड्स द ब्रेन। रेटिना की अपने अगर हम और डिटेल में देखें तो रेटिना की 10 लेयर्स होती हैं, वे आपको मैं बताऊंगी बाद में। इसके अलावा रेटिना के कुछ स्पेशल एरियाज हैं जिसमें एक ऑप्टिक डिस्क है जिसके बारे में भी आप जान गए हैं, दूसरी है मैक्यूला, और तीसरा ओरा सेरेटा जो मैंने अभी बताया, जहां से रेटिना स्टार्ट होती है वो पॉइंट को हम ओरा सेरेटा कहते हैं। मैक्यूला जो है वो ऑप्टिक डिस्क तो आपको जिसको आप ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। मैक्यूला इज द पोस्टीरियर मोस्ट point or the situated in the posterior pole of the eye, which is the most sensitive area of the retina, and इसी मैक्यूला के अंदर आपका फोविया या फोविया सेंट्रालिस होता है, which gives you the maximum vision। जहां हम फोकस कर रहे होते हैं उस चीज को हमारा
जो रेटिना में जाके उसका इमेज बनता है, दैट इज दी फोविया। बाकी सारे जो एरियाज रेटिना के साथ साथ स्टिमुलेट हो रहे हैं वो हमें फील्ड ऑफ विजन देते हैं, बट जो पॉइंट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ जिसको हम फिक्सेट कर रहे हैं या जिसी को हम फोकस करना चाह रहे हैं, वो वाला हमारा उस वक्त हमारी मैक्युला यानी कि उसकी फोविया जो है वो उसको इमेज को बना रही होती है। इस डायग्राम में आप देखें, इसमें ये आईबॉल का डायग्राम तो आप समझ ही गए होंगे। इस वाले मान लीजिए पोर्शन को, ये तो आपने इनको पक्का याद करा दिया कैसा होता है। हाँ, भूलना नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि आई के पार्ट्स बताइए। क्योंकि तो अगर ये स्ट्रक्चर इनको याद रहेगा तो उससे जैसे नहीं, ये नहीं याद रहे, ये जरूरी है क्योंकि इसमें आप सारे आई के पार्ट्स दिखा देते हैं और ये अक्सर पूछा जाता है। अच्छा, अगर हम ये डायग्राम देखें तो इसमें रेटिना को अगर सपोज हमने एक पोर्शन को यहाँ से ले लें, काट लें और यहाँ मैग्नीफाई कर लें, तो ये आपका अंदर का पार्ट है। ये मतलब जो रेटिना का जो पीछे वाला पोर्शन है उसको आपने एनलार्ज करके यहाँ से काट के, हाँ, तो अगर आप इधर से चलते हैं बाहर से तो हमारे पास कोरॉइड के बाद में ये वाली लेयर्स आएंगी, अंदर अंदर आते जाएंगे, फाइबर्स बनेंगे और फाइबर्स रेटिना की सरफेस पे होते हुए ऑप्टिक डिस्क की तरफ जाते हैं। ये थोड़ा सा ओरिएंटेशन में स्टूडेंट्स को शुरू में प्रॉब्लम होती है कि हम लेयर्स को किस तरफ से डिस्क्राइब कर रहे हैं और जब हम रेटिना ऑफ्थेल्मोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो कौन सी लेयर देख रहे हैं। तो आप ये थोड़ा सा समझिए कि अगर हम बाहर से स्क्लेरा से अंदर जाएं और कोरॉइड को क्रॉस कर जाएं तो रेटिना की ये वाली लेयर आएगी, पिगमेंट एपिथेलियम, और अंदर की तरफ गए तो ये बाकी की 10 लेयर हैं, ये खत्म होती हैं टुवर्ड्स द विट्रियस कैविटी। फाइबर ऐसे सरफेस पे ट्रेवल करके ऑप्टिक डिस्क की तरफ जाता है और सब फाइबर्स, यहाँ का फाइबर देखिए इतना डिस्टेंस ट्रेवल करके जाएगा, यहाँ का फाइबर इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो फाइबर यहाँ है वो ऐसे चल के आ रहा होगा यूं करके रेटिना ऑप्टिक डिस्क की तरफ और फिर सब इकट्ठे होकर एक बंडल बनाएंगे विच इज द ऑप्टिक नर्व और ये फिर बाहर निकल जाएंगे। अब इस डायग्राम को थोड़ा हम एनलार्ज करते हैं। अच्छा, इसमें हाँ, ये रेटिना की 10 लेयर्स आपको हम एक ही उसमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और समझिए कि ये अगर रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है तो इस तरफ क्या है, आउटसाइड की तरफ वुड बी कोरॉइड और ये अंदर की तरफ हम जा रहे हैं टुवर्ड्स द विट्रियस कैविटी। तो ये लास्ट में हम यहाँ पहुंचेंगे, जो मैं आपको लेयर्स के नाम में इनका फुल फॉर्म बता देती हूँ, आपकी किताब में भी दिया हुआ है। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, उसके बाद ये लेयर है रॉड्स एंड कोन्स की। रॉड का 2 पार्ट्स हैं, एक तो ये वाला पार्ट है और ये रॉड का न्यूक्लियस वाला पार्ट है। तो रॉड काफी लंबे और कोन्स काफी लंबा एरिया लेते हैं। बीच में एक मेम्ब्रेन है जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जो रॉड्स और कोन्स के बीच में कहीं पे आती है। सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द लेयर्स। सो वी हैव कम विद 3 लेयर्स नाउ, 1 2 3। रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम, लेयर ऑफ रॉड्स एंड कोन्स, एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन। रॉड्स एंड कोन्स के जो न्यूक्लियाई है जिस लेयर में, उसको हम आउटर न्यूक्लियर लेयर कहते हैं। तो दिस इज द 4th लेयर। और नीचे उतरे अगर हम, मतलब सॉरी, और अंदर जाएं तो नॉट नीचे, इफ यू गोइंग इंटीरियर, तो आपके पास आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर। प्लेक्सी मतलब जहाँ पे 2 सेल्स आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो इस सेल के डेंड्राइट और उस सेल के डेंड्राइट जहाँ मिलेंगे, दूसरे सेल के एक्सॉन्स, वहां पे ये आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर बनेगी। और अंदर गए तो इनर न्यूक्लियर लेयर, जो ये बाइपोलर सेल्स की लेयर कहलाती है, इसको हम इनर न्यूक्लियर लेयर कहते हैं। फिर बाइपोलर सेल्स और गैंग्लियन सेल्स आपस में जहां कम्युनिकेट करते हैं वो इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर होती है। गैंग्लियन सेल लेयर जो है, इसके जो फाइबर्स हैं उनको हम नर्व फाइबर कहते हैं। तो जितने गैंग्लियन सेल उतने नर्व फाइबर्स निकलेंगे और फिर ये सब जुड़ते हुए ऑप्टिक नर्व बनाएंगे। और अगर आप बिल्कुल नीचे देखें तो विट्रियस और रेटिना को सेपरेट करती हुई ये एक मेम्ब्रेन है, इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन, जैसे बाहर ये की एक्सटर्नल लिमिटिंग मेम्ब्रेन थी। इस तरह से ये 10 लेयर रेटिना की पूरी हो जाती हैं। और इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन के जस्ट अंदर क्या है, विट्रियस। ठीक है। अब ये एक डायग्राम हम चूंकि स्कीमेटिक ही बना सकते हैं, ये थोड़ा सा डायग्राम ऐसा है जिसको आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शायद ना याद कर पाए, तो बुक में जो स्कीमेटिक डायग्राम्स दिए हुए हैं दे आर बेटर फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि पूछा जाएगा डिस्क्राइब 10 लेयर्स ऑफ रेटिना। सो सपोज टू ड्रॉ द डायग्राम, लेबल इट एंड राइट 1 or 2 लाइन्स अबाउट ईच लेयर और उसके फंक्शंस। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जहां मैं थोड़ा सा रुकना चाहूंगी, वो ये है कि ऑप्टिक नर्व कहाँ से कैसे बनी, ये आप थोड़ा सा समझ गए, और विजुअल पाथवे, क्योंकि जो हमारी
विजन का फंक्शन है आई का मेन, वो बेसिकली विजन किसी जरिए से ये इम्पल्स ब्रेन तक जा रही है, इसको समझना काफी जरूरी है। मैं बहुत कोशिश करूंगी कि सिंपल तरीके से बताऊं, बिकॉज इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स। वी स्टिल नॉट नो द डिटेल्स ऑफ ईच एंड एवरी कनेक्शन अबाउट ऑल द फाइबर्स इन द ब्रेन। वट एवर अंडरस्टैंडिंग वी हैव ऑफ द सब्जेक्ट, आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी सिंपल फॉर यू सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। और आपकी लाइफ में आगे जब आप पेरीमेट्री करोगे या फील्ड चार्टिंग करोगे, विजुअल फील्ड चार्टिंग, तब आपको इन चीजों का फायदा होगा कि कहाँ पे डैमेज हुई है, अगर फील्ड ऐसा है तो डैमेज कहाँ हुई होगी, विजुअल पाथवे के किस लेवल पे कौन से साइड में हुई होगी, वो राइट है कि लेफ्ट है, ऊपर है कि नीचे है, क्योंकि हर चीज प्रोजेक्ट ऑपोजिट साइड पे हो रही है। इट इज दी वट एवर यू आर डूइंग, आई के साथ ये है कि इमेज है तो आई में उल्टी बन रही है, ब्रेन सीधी करता है। फील्ड आप जब राइट साइड का देखते हो तो हमारी लेफ्ट रेटिना पे जाता है, ब्रेन में जाके फिर पलटा जाता है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा स्लो समझें, आप धीरे धीरे पढ़ें। जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर में सारा समझ में आ जाए, आगे भी आप इसको समझ सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये पढ़ देती हूँ, फिर एक्सप्लेन करती हूँ। हमारी आई एक कैमरा है। आफ्टर रिफ्रैक्शन बाय कॉर्निया एंड लेंस, द रेज हैव टू बी फोकस्ड ऑन द रेटिना इफ देयर इज नो रिफ्रैक्टिव एरर। इन्वर्टेड इमेज रेटिना पे बनी, रेटिना में लाइट एनर्जी जो पड़ी रॉड्स एंड कोन्स पे, उससे केमिकल एनर्जी डेवलप हुई, एक विजुअल इम्पल्स जनरेट हुआ। हाँ, दिल्ली प्लीज कम अप। एक मिनट, एक कॉल है, हम ले लेते हैं। यस दिल्ली। हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए। आई थिंक कनेक्शन हुआ नहीं है। बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए, आपकी आवाज सुन पा रहे हैं हम। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, बोलिए। सर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेटिना लेयर? फंक्शंस ऑफ द रेटिना लेयर्स। ठीक है, अभी Yes, आप sir. हाँ, अभी बताते हैं आपको। हाँ, मैं उसी पे आती हूँ। मैडम, ये फंक्शंस ऑफ रेटिना मेरा ख्याल आप आगे कवर करने ही जा रही थी। हाँ, मैं देख लेती हूँ स्टूडेंट उसमें। था। मैं थोड़ा सा आपको नहीं, मैं यहीं पे बता देती हूँ। जो रेटिना की रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम लेयर है, उसका मेन फंक्शन है टू एब्जॉर्ब द लाइट। उसमें जो पिगमेंट है वो लाइट एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जो लेयर है रॉड्स एंड कोन्स की, उनका मेन फंक्शन ये है कि वो जो उसमें जो पिगमेंट है वो लाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे और एक विजुअल स्टिमुलस जनरेट हो, जो आगे कैरी ऑन होता है वाया दी ऑप्टिक नर्व एंड देन इट गोज टू द ब्रेन। ऑप्टिक नर्व इसको कैरी करेगी वाया दी विजुअल पाथवे, और ब्रेन में हमारा जो ऑक्सीपिटल लोब है उसमें जो मेन एरिया है रिसीव करने वाला वो विजुअल कॉर्टेक्स कहलाता है। वहां तक ये मैसेज जाता है थ्रू द विजुअल पाथवे। अब बीच में आपका, मैं आपको इसी समय नेक्स्ट स्लाइड में आपको बता देती हूँ थोड़ा सा फिर से डिटेल में। ये एक बहुत सिंपल तरीके से डायग्राम बनाया है मैंने, जो अगर आप बुक में देखें तो कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है समझने में, बट इफ यू आप एक दो बार कोशिश करेंगे तो समझ लेंगे। आप इस डायग्राम को देखें कि ये दो आईज हैं, इन दोनों में जो टेम्पोरल रेटिना है और ये जो नेजल रेटिना है, ये हमारे फील्ड में अगर हम कोई चीज टेम्पोरल साइड पे देख रहे हो तो उसकी इमेज नेजल रेटिना पे बनेगी, और अगर हम नेजल साइड में कोई ऑब्जेक्ट देख रहे हो तो हमारी आई के टेम्पोरल रेटिना पे जाएगा। अब आप इसको समझ गए हो तो अगला स्टेप ये है कि टेम्पोरल रेटिना के फाइबर्स ऑप्टिक नर्व में इधर हैं और ये नेजल रेटिना के हैं। दोनों ऑप्टिक नर्व आगे जा रही हैं। इसके पहले मैं आपको, आपने किताबों में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स के बारे में भी आप पढ़ेंगे कहीं पे। आई जस्ट एड ऑन हियर कि हमारी आई में जो रॉड्स एंड कोन्स हैं, दे आर द फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन। ये जो अपना इम्पल्स इन्होंने जनरेट किया वो पास ऑन करेंगे किसको? बाइपोलर सेल्स को। तो बाइपोलर सेल्स बिकम द सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन विच इज द सेकेंड न्यूरॉन इन द विजुअल पाथवे। बाइपोलर सेल्स किसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं? मैंने अभी आपको बताया, गैंग्लियन सेल्स के साथ। तो गैंग्लियन सेल जो है वो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन हुआ एंड इट इज वेरी लॉन्ग। देखिए आप, ये कहाँ से शुरू हुआ? रेटिना में शुरू हुआ, गैंग्लियन सेल लेयर से। इसका जो एक्सॉन है यानी कि इसका जो नर्व फाइबर है, बहुत सारे नर्व फाइबर मिलके क्या बनी? ऑप्टिक नर्व। और ऑप्टिक नर्व के जरिए से ये ऊपर जा रहा है और ये कहाँ तक खत्म होगा? ये
इस रास्ते से होता हुआ, आई कम टू दैट लेटर। तो आप समझिए कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन जो आई से निकला, रेटिना से निकला ऑप्टिक नर्व के फॉर्म में, उसमें ये नेजल फाइबर्स हैं, ये टेम्पोरल रेटिना के फाइबर्स हैं। ये ऊपर जाने के बाद ये क्रॉस करते हैं। तो राइट और लेफ्ट ऑप्टिक नर्व जब क्रॉस करती हैं तो जो टेम्पोरल फाइबर हैं वो क्रॉस नहीं करते, वो उसी साइड में आगे बढ़ जाते हैं। नेजल फाइबर राइट साइड के लेफ्ट साइड में चले जाएंगे क्रॉस करके, और इस वाली आई के दूसरी आई में चले जाएंगे, दूसरी साइड में। तो नेजल फाइबर्स तो क्रॉस कर रहे हैं, इस क्रॉसिंग को हम ऑप्टिक क्याज्मा कहते हैं, लेकिन टेम्पोरल फाइबर्स नहीं क्रॉस कर रहे हैं। तो इसीलिए ये थोड़ा समझने में, जब आप फील्ड एनालाइज करते हैं तो दिक्कत होती है, समझना पड़ता है कि रेटिना की नेजल फाइबर्स दूसरी साइड चले जाएंगे, राइट साइड से लेफ्ट के राइट में चले जाएंगे, लेकिन टेम्पोरल फाइबर्स क्रॉस नहीं करेंगे, उसी साइड रहेंगे। तो ऑप्टिक क्याज्मा के बाद जो नया रूप निखर के आया वो ऑप्टिक ट्रैक्ट कहलाता है, क्योंकि उसमें एक साइड की नेजल फाइबर्स और उसी साइड के टेम्पोरल फाइबर्स हैं। अभी भी आपका थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन चल रहा है जो गैंग्लियन सेल से शुरू हुआ था। अब ये कहाँ जाके रिले कर रहे हैं? इन दी लैटरल जेनिकुलेट बॉडी ये सेल्स। तो अब थर्ड न्यूरॉन आपका LGB में खत्म हुआ, जिसने यहाँ रिले किया। यहाँ से एक चौथा न्यूरॉन शुरू हुआ विच इज द फोर्थ ऑर्डर न्यूरॉन, जो अब ऑप्टिक रेडिएशन की फॉर्म में थोड़ा सा स्प्रेड आउट हो जाते हैं ये, और विजुअल कॉर्टेक्स में रिले करते हैं, जहाँ अल्टीमेटली हमारा विजुअल इम्पल्स डिकोड किया जाता है और ब्रेन समझता है कि हमने क्या देखा। आई होप आपको थोड़े फंक्शंस अब इससे क्लियर हो गए होंगे। आगे कुछ और बताएं। फंक्शन आपने बता दिया, मेरे ख्याल आगे अगर और चीजें भी जब हम तो फिर ये पूछ लेंगे। मैं आगे फिर चलती हूँ। आगे ऑकुलर एडनेक्सा के बारे में। ऑकुलर एडनेक्सा ये मैं एक बार पहले भी करा चुकी हूँ, मैं इसको जरा थोड़ा सा जल्दी से कवर कर लूंगी। आई बॉल के अलावा जो हमारी आई में आसपास चीजें हैं वो एडनेक्सा कहलाती हैं। आईलिड्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट एंड द लैक्रिमल एपरेटस। तो हमारी आई अकेले फंक्शन नहीं कर पाती। आई बॉल अपने आप में एक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमारे को आईलिड्स और लैक्रिमल एपरेटस भी चाहिए। तो दे आर नॉट डीलिंग डायरेक्टली विद विजन, बट दे प्रोटेक्ट द आई बॉल, दे प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द आई बॉल, इंपॉर्टेंट फॉर द इंटीग्रिटी ऑफ द आई बॉल, एंड दे प्रिजर्व द प्ले अ पार्ट इन प्रिजर्विंग द कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी। ये डायग्राम आपको, इसमें आप देख लीजिए, ये लैक्रिमल ग्लैंड है जो आई से बाहर सिचुएटेड है। दिस इज इन द सुपीरियर टेम्पोरल पार्ट ऑफ द ऑर्बिट। वहां से ग्लैंड्स हैं जो अपर फॉनिक्स को क्रॉस करके अपर फॉनिक्स में डक्ट्स इसकी आती हैं, और वहां से हमारे आंसू जो हैं वो आते हैं, जो हम रिफ्लेक्स सिक्रीशन होता है उस वक्त लैक्रिमल ग्लैंड काम करती है। रोते समय या आंख में कुछ गिर जाए, पूरी आंख को, आंख के ब्लिंक करने के साथ साथ ये गीला करती है। फिर इस रास्ते से जो लैक्रिमल एपरेटस है, अपर पंक्टम, लोअर पंक्टम, अपर कैनालिकुलस, लोअर कैनालिकुलस, दे जॉइन to form the common canaliculus, open in the body, in the lacrimal sac. इसका फंडस है, बॉडी है, और नीचे फिर ये नेज़ोलैक्रिमल डक्ट जो नोज में जाके इंफीरियर मीडियस में खुलती है। आईलिड में जो इम्पोर्टेंट लेयर्स हैं उसमें स्किन है, उसके बाद यू हैव द मस्कुलर लेयर वेयर ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई इज इम्पोर्टेंट मसल, देन इज द लिवेटर पैल्पेब्री सुपीरियोरिस, इसको हम शॉर्ट में LPS कहते हैं, and the third is the molar muscle, which is basically a sympathetic innervated muscle. Then you have the fibrous layer, which is mainly the tarsal plate, जो thick part होता है हमारी lids में. It is lined by the mucous membrane layer, which is conjunctiva, and the important glands present are meibomian and Z's glands. These are the sebaceous glands, which meibomian I have just told you some time back that they are secreting the lipid layer of the sweat of the tear film, and there are Moll's glands which are basically sweat glands, modified sweat glands. Eyelid की basic functions क्या हैं? They protect the eyeball from heat, dust, radiation, excessive light, foreign particles, and they help in maintaining the integrity of tear film. Because of the blink, the tear film spreads over the surface of the eye, and if you do not blink, whatever layer is formed will gradually evaporate. Your eye will become dry, you will lose your focus, you will start getting burning sensation. So reflexly eyes keep on closing at regular interval to replenish the tear film, and उसको uniformly distribute कर देते हैं over the surface of the eye, moist रखने के लिए uniform distribute करते हैं. तो blink का रोल जो है वो थोड़ा सा जल्दी से मैं इसको कवर करना चाहूंगी. Blinking, because मैं पहले करा चुकी हूँ. Blinking means opening and closing of the eyelids. This keeps the cornea moist and clean. It helps in the drainage of tears.
एंड इट एलिमिनेट्स द ब्लरिंग ऑफ इमेजेस जो ड्राइनेस की वजह से आती हैं. हाउ इट हेल्प्स इन ड्रेनेज ऑफ टीयर्स? जब हम ब्लिंक करते हैं तो एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जिससे जो टीयर फिल्म आई के ऊपर है वो इट इज सक्ड इनटू द लक्रामल apparatus, that is the punctum and canaliculus, and it goes into the sac, and after that through the NLD it goes into the nose, which means blink is not only making the tear film uniform, spreading it throughout the surface of the eye, it is also helping in drainage at the same time. But the moment you close, the negative pressure takes away the tear which has been used, and you keep on getting a new supply of tears from these various glands, and then you keep it, there's a constant formation and a constant drainage going on. Types of blink, just to revise, there's a voluntary blink which when you purposely close your eyes. The involuntary one is spontaneous and reflex, which is going on all the time without you realizing it. Reflex blink is in response to a direct stimulus, and the spontaneous one is usually 12 to 20 blinks per minute के रेट से हम लोग blink कर रहे होते हैं. Reflex blink में एक tactile होता है. When you expect suddenly somebody is trying to touch your eye, you will close your eye. Then there is an optic reflex, that is when a bright light is shown into your eye, you close your eye. This is to protect your eye from a bright light. This is dazzle reflex. If there's somebody is throwing something towards you, it comes suddenly कोई बॉल आपकी तरफ फेंके तो आप एकदम आंखें बंद करोगे, या कोई आपको हाथ से मारने की झूठी कोशिश भी करे तो आपका रिफ्लेक्स होगा कि आप आंख बंद करके थोड़ा सा पीछे करोगे. दिस इज द मेनेस रिफ्लेक्स. एंड इफ देयर इज अ सडन लाउड नॉइज, आपकी आंखें तब भी ब्लिंक करती हैं, इसको हम ऑडिटरी रिफ्लेक्स कहते हैं. और अचानक आपके सर पे कोई उंगली मारे तो आप की आईज बंद हो जाती है, इसको हम स्ट्रेच रिफ्लेक्स कहते हैं. इसमें मेनेस रिफ्लेक्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी थी. इस बहाने से हम लोग जो हैं वी ट्राई टू पिक अप द पेशेंट्स हु आर malingering, what come and tell you, sir we can't see, doctor we can't see anything. हम तो अचानक सुबह से दिखना बंद हो गया है, आपको लगता है सब कुछ नॉर्मल निकला, पीपल ठीक है, रेटिना ठीक है, पर वो विजन देखने के लिए कहता है मुझे कुछ दिखता ही नहीं है. तो मेनेस रिफ्लेक्स हेल्प करता है. अगर आप अचानक उसको मारने की कोशिश करें, एक थप्पड़ उसकी तरफ लेके जाइए, वो जरूर ब्लिंक कर लेगा अगर वो मेलिंगर कर रहा होगा. अगर सचमुच ब्लाइंड है और उसको नहीं दिख रहा तो वो मेनेस रिफ्लेक्स उसमें नहीं आ पाएगा. दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फ्रॉम दैट पॉइंट, क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू. लैक्रामल अपरेटस के जो फंक्शंस हैं वो टीयर सिक्रीशन, और लैक्रामल अपरेटस का जो दूसरा पार्ट है वो ड्रेनेज के लिए होता है. मेन ग्लैंड जो मैंने अभी आपको डायग्राम दिखाया था, और जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं ऑफ क्रॉसे एंड वोल्फरिंग, गॉबलेट सेल्स और मेवोमेंस ग्लैंड्स, ये मिलकर टीयर बनाते हैं. इसका रेट ऑफ प्रोडक्शन 1.2 माइक्रोलीटर पर मिनट है. इसमें एक बेसिक सिक्रीशन का मतलब क्या है, जिसमें कोई स्टिमुलस नहीं है, हम नॉर्मली अपने कमरे में बैठे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हम ब्लिंक करते जाते हैं. ये बेसिक सिक्रीशन है, और इस वक्त हमारी मेन लैक्रामल ग्लैंड जो है वो काम नहीं कर रही होती है. लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस हो और हम रिफ्लेक्सली आंखों में आंसू ज्यादा बने तो हमारी मेन लैक्रामल ग्लैंड जो है इट कम्स इनटू फंक्शन. हाँ, जयपुर बताइए. एक मिनट मैडम, एक कॉल ले लेते. लीजिए सर. हाँ, जयपुर. हेलो. हाँ, बोलिए जयपुर. हेलो, गुड आफ्टरनून सर. गुड आफ्टरनून. सर ये फर्स्ट मैम ने अभी रेटिना के बारे में बताया था, उसमें फर्स्ट चीज जो है कि जब अपन किसी चीज को देखते हैं तो सबसे पहले कांटेक्ट में आरपी आती है या इंटरलिमिटिंग मेम्ब्रेन से कांटेक्ट में आती है? हाँ, जब हम आप अपना नाम बताएंगे? फ्रॉम शरद. शरद. अच्छा, शरद बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, क्योंकि जिस तरह से हमारी आंख बनी है, आप समझ में तो ये आता है कि पहले तो इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन है जो आई के रास्ते में, लाइट के रास्ते में आ रही है. इस मामले में आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं. जब लाइट पिपल के थ्रू, लेंस के थ्रू, विट्रस के थ्रू जा रही है तो सबसे पहले टकराती तो इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन पे है, लेकिन वो मेम्ब्रेन इसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकती. ये सब लेयर्स को क्रॉस करके आरपीई तक पहुंचती है. रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम ही इसको एब्जॉर्ब करता है और फिर वापस उल्टे रास्ते से इंपल्स लौटती है. तो ये आप समझने की कोशिश करें. आपने सवाल ठीक उठाया, लेकिन इंटरनल लिमिटिंग मेम्ब्रेन उसको एब्जॉर्ब कर नहीं सकती. वो उस रास्ते से गुजर के आरपीई ही पे पहुंचेगी तभी एब्जॉर्ब होगी. बड़ा हर एक का फंक्शन बटा हुआ, झगड़ा नहीं करते वो, अपना अपना काम करते रहते. आप समझ गए हो तो हम आगे बढ़े. ठीक है मैडम. आई थिंक शरद से बात कीजिए कि शरद. शरद, आपका सवाल का जवाब मिल गया होगा, है ना?
तो हम आगे बढ़ते हैं, अगर फिर भी अगर कोई शंका हो तो फिर आप दोबारा सवाल पूछ सकते हैं। मैं वो हम आप बात करते लेक्राइमल लेप्राइमल की। तो टीयर सिक्रेशन के बाद इसको ड्रेनेज कैसे होता है, ग्लैंड से जो आंसू आ रहे हैं वो मैंने भी आपको पहले भी बताया था। ग्लैंड की जो डक्ट्स हैं वो आई में आई, बाकी कंजंक्टिवा ने जो बनाया, ग्लैंड जो लिड्स की ग्लैंड ने बनाया, सब मिलकर के एक फिल्म बनी, आई को मॉइस्ट किया और फिर कैनालिकुलस के पंक्टम के जरिए कैनालिकुलस ऐसे होते हुए वो अल्टीमेटली दे गो बैक एंड ओपन इनटू द इंफीरियर मीएटर्स ऑफ द नोज। अगर नोज का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हो तो सुपीरियर, मिडिल और इंफीरियर 3 मीएटर्स हैं नोज में। तो हमारी जो एनएलडी है या जो नेजो लैक्राइमल डक्ट है वो इंफीरियर मीएटर्स में खुलती है और एक पंप सा क्रिएट हो जाता है। ब्लिंक के साथ आंसू चले गए सैक के अंदर, लैक्राइमल सैक में, वहां से सैक की अपनी मूवमेंट्स, ग्रेविटी, ये सब मिल करके आंसू को नीचे की तरफ डायरेक्ट करते हैं। और जब लैक्राइमल एपरेटस थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको थोड़ी कुछ बातें मैं आगे बताती हूँ। अब आगे चलते हैं। हम ये आई बॉल और ऑर्बिट के बारे में, हमारी आई बॉल एक पियर शेप्ड है, कैविटी में रखी है जिसको हम ऑर्बिट कहते हैं। इसमें एक रूफ है, एक फ्लोर है, मिडिल वॉल है, लेटरल वॉल है और इसका मेन फंक्शन जो है आई बॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है बिकॉज इट इज अ वेरी सॉफ्ट ऑर्गन। जी, ऑर्बिट में जो 7 बोन्स हैं, हम आप ये सातों नाम जरूर याद रखें, ये याद रखना चाहिए क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं और बेशक हम बहुत डिटेल में नहीं एक्सपेक्ट करते, पर ये है कि एटलीस्ट चलो 7, अभी चलो ऑर्बिट के 7 बोन्स के नाम तो बता दो, तो वही वो नाम जो है आप याद रख लें। एथमॉइड, मैक्सिला, लैक्राइमल, स्फीनॉइड, जाइगोमैटिक, पैलेटाइन एंड फ्रंटल। अब आपको इसमें डिटेल देखने हैं कि किसकी कौन सी प्रोसेस पार्टिसिपेट कर रही है। जब आप स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे, अच्छा रहेगा अगर आपको कोई स्कल पे ये पढ़ा दे, अगर आपके स्टडी सेंटर में वो स्कल पे बताएं तो ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि डायग्राम्स अक्सर वो टुकड़ों में बताते हैं अलग अलग बोन्स। तो जैसा आपने बताया कि डायग्राम एक सेक्शन में आता है और जब अगर हम तो जब तक 3 डायमेंशनल जी स्कल मिल जाए तो बहुत अच्छे से आप ज्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाए डेफिनेटली। इस वाले में वही मैं मसल्स दिखाना चाह रही थी कि पीछे से आती हैं ये, इनका ओरिजिन जो है ज्यादातर मसल्स का फ्रॉम दी जोनियल ऑफ जिन है जो सुपरऑर्बिटल फिशर और ऑप्टिक कैनाल को कवर करता है, वहाँ से ये मसल्स ओरिजिनेट करते हैं और आई बॉल के मिडिल वॉल और फ्लोर से भी आते हैं, बट मोटे ज्यादातर मसल्स पीछे से आके एंड दिस इज हाउ दे आर अटैच्ड ऑन दी आई बॉल। राजगीर, हाँ बोलिए राजगीर। राजगीर, हाँ बोलिए राजगीर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। हम लोग बहुत देर बाद आपसे कनेक्ट हो पाए, अभी आधे घंटे सिर्फ बाकी। अच्छा। सर, हम लोग बहुत देर बाद आपसे कनेक्ट हो पाए, अभी आधे घंटे सिर्फ बाकी। और हम लोग इसलिए कनेक्ट हो पाए क्योंकि सर हम लोग का टाटा स्काई लगा था जिसमें चैनल नहीं आ रहा था। अच्छा। और हम लोगों ने बहुत कोशिश की, वीडियो से भी बात की, और अभी डीटीएच लगा है तब आप कनेक्ट हो पाए हैं और आपसे टाटा स्काई पे हम लोग अभी आप टाटा स्काई के जरिए देख पा रहे हैं। टाटा स्काई के अभी आप टाटा स्काई के जरिए देख पा रहे हैं? नहीं सर, डीटीएच से। डीटीएच से देख रहे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, डीटीएच से देख रहे हैं। चलिए, तो आपको पटना नहीं जाना पड़ा ना? तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन पूछेंगे सर। हाँ बिल्कुल पूछिए। क्या नाम बताएंगे आप अपना? नहीं। अपना नाम बताएंगे? बिल्कुल पूछिए, क्या नाम बताएंगे आप अपना? यस सर, मेरा नाम अभिषेक है सर। हम अभिषेक मेरा नाम है सर। हम लोग बैठे हुए हैं सभी स्टूडेंट यहाँ पे। हाँ बोलिए अभिषेक, क्या सवाल है आपका? हाँ बोलिए अभिषेक, क्या सवाल है आपका? तो सर अभी हम लोग अब देखेंगे तब ना सवाल बोलेंगे सर। अच्छा, तो कनेक्ट नहीं हो पाए। चलिए अब आप कनेक्ट हो पाए हैं। अब आप देखिए, इसका जो बाकी जो आपका हिस्सा छूट गया उसकी रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा। अब आप देखिए, ठीक है, बाकी जो आपका हिस्सा छूट गया उसकी रिकॉर्डिंग में आपको भेज दूंगा। थैंक यू सर। चलिए अब आप ये मैं एक्स्ट्राओकुलर मसल्स आपको बता रही हूँ, ये देख लीजिए। हमारी आई में, हर आई में 6 मसल्स हैं एक्स्ट्राओकुलर। तो मैं यहीं पे एक बार रुक के आपको बताऊंगी, अगर हम एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की बात करते हैं तो कुछ इंट्राओकुलर मसल्स भी होंगी। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, हमारी आई में जो इंट्राओकुलर मसल्स हैं जो आई बॉल के अंदर हैं, काम कर रही हैं, उसमें एक स्फिंक्टर प्यूपिली है, एक डायलेटर प्यूपिली है और तीसरी सिलियरी मसल है। इम्तिहान में अक्सर सवाल पूछते हैं और लोग
थोड़ा सा घूम जाते हैं कि ये क्या पूछा जा रहा है। तो अगर हमारे हर आई में 6 एक्स्ट्राऑकुलर मसल्स हैं, तो अंदर भी मसल्स हैं, इंटरनल इंट्राऑकुलर मसल्स भी हैं जो हमारी मर्जी से काम नहीं करती हैं। सो एक्स्ट्राऑकुलर मसल्स जो हैं वो हर आई में एक मिडल रेक्टस है विच इज सप्लाइड बाय द थर्ड नर्व, और इसका मेन फंक्शन है आई को अंदर की तरफ मूव करना, एडक्शन। अगर ये आप लोगों को पढ़ाए गए हो तो ये आपको समझ में आएंगे। हमारी आई बॉल को नाक की तरफ घुमाने का जो मसल काम करती है वो मिडल रेक्टस है। ऐसी लैटरल रेक्टस इसको आई को बाहर ले जाती है, ये 6 नर्व से सप्लाई होती है। एक सुपीरियर रेक्टस है जो आई को एलिवेट करती है यानी कि ऊपर ले जाती है, दिस इज सप्लाइड बाय थर्ड नर्व। देन इंफीरियर रेक्टस इज टेकिंग द आई बॉल डाउन, डिप्रेशन इस एक्शन को कहते हैं हम, और अगेन सप्लाइड बाय थर्ड नर्व। देन देयर इज एन ओब्लिक मसल, सुपीरियर ओब्लिक, which is supplied by fourth nerve. All these nerves are cranial nerves. So third cranial nerve, sixth cranial nerve, fourth cranial nerve, इनके अपने नाम हैं, oculomotor, abducent, trochlear. ये इनको पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, सब किताबों में दिया हुआ है। And this, it is usually asked in either in theory or viva. Definitely they have to be answering these questions. पेपर तो नहीं बता रहे। नहीं, मैं अपने एक्सपीरियंस में, चूंकि जब मैं पूछती हूँ तो मैं जरूर पूछती हूँ कि वो उसकी कौन सी नर्व सप्लाई है, तो इनको आना चाहिए। और इंफीरियर ओब्लिक जो है वो एक्सटॉर्शन और सुपीरियर ओब्लिक इंटॉर्शन। तो अगर हमारी आई 3 अलग अलग उस पे मूव करती है एक्सिस पे, तो एक एक्सिस पे तो अंदर जाना और बाहर जाना, दूसरे एक्सिस पे ऊपर जाना नीचे जाना, और तीसरे एक्सिस पे आई रोटेट कर जाती है। तो जो उसकी 12 o'clock पोजीशन है, अगर वो नाक की तरफ घूम जाए तो हम इंटॉर्शन कहते हैं, और अगर 12 o'clock पोजीशन टेम्पोरल साइड पे मूव कर जाए तो हम उसको एक्सटॉर्शन बोलते हैं। तो ये आपको समझना होगा, एक हाथ में बॉल को लेकर के ऊपर नीचे, मीडियली लैटरली और इनसाइड एंड आउटसाइड, इंटॉर्शन एंड एक्सटॉर्शन, ये जो भी आपको पढ़ाएंगे आप उनसे कहिएगा। आपको मैं जिसको पढ़ाती हूँ, मैं यूजली मैं एक पेपर वेट के ऊपर समझाती हूँ कि ये हमारी आई है और कैसे कैसे मूव करती है। हाँ बोलिए दिल्ली। हेलो, आप अपना वॉल्यूम लो कर देंगे? हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ बोलिए। आवाज तो करना। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। आवाज तो देना है, तुम लोग हद करते हो पक्के, तुम लोग पागल। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आप अपना सवाल पूछिए। सर रेटिना के फंक्शन बता देंगे आप? हाँ रेटिना के फंक्शन बता देंगे। मैंने भी थोड़ी देर पहले ही, आप शायद हमारे साथ थे नहीं। और सर धीरे धीरे स्लाइड करिएगा प्लीज। अच्छा, थैंक यू सर। इनका नाम क्या है? माँ ने बताया। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रेटिना के फंक्शंस एक्सप्लेन किए हैं, शायद आप हमारे साथ जुड़े हुए नहीं थे उस वक्त। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। रेटिना में जो रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम है उसका मेन फंक्शन है अंदर आती हुई लाइट को एब्जॉर्ब करना। उसके बाद फंक्शन रॉड्स एंड कोन्स का आता है, जो वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके एक स्टिमुलस की फॉर्म देते हैं, और फिर ये आगे ट्रांसमिट कर देते हैं बाइपोलर सेल्स की तरफ। वो उसको आगे गैंग्लियन सेल्स को ट्रांसमिट करते हैं। गैंग्लियन सेल से जो फाइबर निकल रहा है वो ऑप्टिक नर्व की फॉर्म में ब्रेन की तरफ जाता है, और ब्रेन के विजुअल कॉर्टेक्स में फाइनली रिले हो जाती है विजुअल इम्पल्स कि वहां पे ब्रेन उसको डिकोड करता है कि जो इम्पल्स आई उस पर हमें क्या देखना है। आई एक्चुअली देखती नहीं, आई फोटो बना लेती है, उस फोटो को ऊपर पहुंचाना काम ऑप्टिक नर्व का, ऑप्टिक थ्रू द विजुअल पाथवेज, एंड देन द ब्रेन टेंड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द थिंग दैट वी आर सीइंग। तो आई कैमरा फोटो खींचने का काम, विजुअल पाथवे मैसेज ऊपर ले जाते हैं, और ब्रेन वहां मास्टर की तरह बैठ के समझता है कि वे मैंने क्या देखा, और उसको स्टोर करता है ताकि याद रहे अगली बार कि ये मैंने क्या देखा था। सो दैट इज हाउ द विजन फंक्शन ऑफ विजन इज देयर। इट्स एन एब्सोल्युटली सेंसरी पाथवे, कोई ऑर्डर इसके रास्ते से नीचे तक नहीं आता है। अगर आप लोग थोड़ा सा समझने लगे हो कि सेंसरी पाथवे होता है, एक मोटर पाथवे होता है। सेंसरी का मतलब पेरिफेरी से कोई मैसेज ऊपर गया और ब्रेन ने उसको समझ लिया। उसके लिए करना क्या है, ये ब्रेन किसी और रास्ते से नीचे भेजता है ऑर्डर अपना, उसको हम बोलते हैं मोटर पाथवे। जैसे कि ये एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स हैं, ये सब मोटर फंक्शंस हैं, क्योंकि अब इधर देखने के लिए आपको इधर घुमाना है तो आई उधर मूव करेगी, लेकिन जो ऑप्टिक नर्व है वो प्योरली सेंसरी नर्व है, सिर्फ विजुअल इम्पल्स को ऊपर ले जाती है।
We can have some more questions. I've tried to cover up everything. Now we can give them question answers. तो अभी और कुछ भी नहीं है. तो वो ये इनको थोड़ा ये पढ़ेंगे किताब में. If they have any problem, maybe next time I can come prepared with classes. I mean some answers. और facts कर दें या भेज दें हमें questions. बट अभी हमारे पास ठीक. अभी मैडम ने डॉक्टर नीलम ने आपको जो सेकंड सेशन में आपको बताया लेंस के फंक्शन, रेटिना के फंक्शंस, लेक्राइमर अपरेटस के फंक्शंस और उसका एनाटॉमी स्ट्रक्चर जो है सारा बताया. अभी आगे जो हमारा एक 45 मिनट का और सेशन है उसमें आपके जो भी क्वेश्चन आपसे आई के एनाटॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन हो. हाँ राजगीर बोलिए. एक्स्ट्रा बोलिए सर. ये सेंसरी नर्व्स के बारे में जरा पूछना था ऑर्बिट का सर. ऑर्बिट का सेंसरी नर्व्स के बारे में. ऑर्बिट के नहीं आप क्या एग्जैक्टली जानना चाहते हैं? मैं आपको नर्व्स के नाम. एक और क्वेश्चन था सर. क्या एग्जैक्टली जानना चाहते हैं? मैं आपको नर्व्स के नाम. ऑर्बिट की सेंसरी नर्व्स के बारे में क्या जानना चाहते हैं? ऑर्बिट में जो सेंसरी नर्व्स होते हैं के बारे में क्या जानना चाहते हैं? कितने नर्व्स होते हैं, कैसे सप्लाई किए जाते हैं होते हैं और नर्व सप्लाई क्या होते हैं, ब्लड सप्लाई कैसे होते हैं, ये सब जानना था. और ये नर्व्स और ब्लड सप्लाई कोई समझ में नहीं आया सर. हाँ वो तो उनको टीचर समझा सकते हैं डायग्राम के जरिए से. अच्छा ये आपको पढ़ाया नहीं गया था क्या? नर्व सप्लाई और पढ़ाया गया लेकिन कुछ समझ में नहीं आया. ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई में कुछ ना और भी तीनों में से कुछ समझ में नहीं आया सर. ठीक है. और उसका और कैसे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे उसका सर ऑर्बिट का कुछ पता भी नहीं चलता है. नहीं अभी हम इसीलिए जो है ना ये जो हम कंटिन्यूसली ये जो अभी आप बंद करेंगे आप अपना. ये जो कंटिन्यूसली ये जो अभी बंद करेंगे. अच्छा मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी जब आप सवाल पूछते हैं तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम रो कर दिया करिए. उससे रिफ्लेक्टिव जो इको होती है उससे डिस्टर्बेंस आता है. तो अभी हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे और 4:30 बजे आपसे फिर दोबारा संपर्क स्थापित करेंगे और उसमें जो आपने जो सवाल पूछे उनको जवाब देने की कोशिश करेंगे और कुछ चीजें जो कि छूट गई हैं उनको भी कवर करने की कोशिश करेंगे. और इस दौरान अगर अगले 45 मिनट में अगर और कोई सवाल है तो आप अपने सवाल पूछिए. पर आप ये ध्यान रखिए जब भी आप सवाल पूछते हैं अपने टीवी का वॉल्यूम जो है वो कम कर दीजिए क्योंकि सवाल आप टेलीफोन से पूछ रहे हैं ना कि टीवी से पूछ रहे हैं. ठीक है ना. तो उसको थोड़ा सा आवाज धीरे करके पूछेंगे तो जो आपकी आवाज हमको ठीक सुनाई देगी और हमारी आवाज भी आपको ठीक सुनाई देगी. तो अभी हम 10 मिनट के बाद आपसे दोबारा संपर्क स्थापित करेंगे और जो आपके सवाल हैं उनके जवाब दें.